Hello guys, I am CA Drishti Jain, a practicing chartered accountant from Chhindwara district, and I have recently passed out in January 2019 results. अकाउंटिंग मेरा पहले से ही बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. IPCC एंड फाइनल्स में मुझे एग्जाम्पशंस मिली है हमेशा. इवन आई गॉट 84 मार्क्स इन second group of IPCC in advanced accounting. So I am here to teach you accounting, and I just wanna thanks to the ICI who have gave me this wonderful opportunity to teach you. Now क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए अकाउंटिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. और इसमें हमको किसी भी चीज के लॉजिक को समझते हुए फिर उसके सम्स में आना चाहिए. ठीक है, जो भी जनरल एंट्रीज रहेंगी हमारी और जो भी हमारे कैलकुलेशंस रहेंगे वो सारे कैलकुलेशंस हम अच्छे से कर और उसकी नई नई ट्रिक्स से और जल्दी कैसे कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से, ये सब हम देखेंगे. पर फिर भी हम प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखते हुए सारी यहाँ पर स्टडीज करने वाले हैं. मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ICAI के स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल को साथ में रखें जब हम पढ़ रहे हों, क्योंकि हमारा बेस वही होने वाला है. आप नोट्स बनाते जाएं साथ में अपने, जो भी आपको कंसेप्चुअल्स लग रहे हैं कि जो उसमें कुछ लिखा नहीं है और यदि आपको थोड़ा सा डाउट है उनमें, तो आप स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते जाएं. अपने नोट्स में अपने जो थोड़े से डाउट्स है रखें और डाउट्स को फिर बाद में मुझे सेशन में पूछें. हम यहाँ पर और भी कोई दूसरे नोट्स रेफर नहीं करेंगे. समरी के लिए हम बाद में देखते हैं कि हमें क्या करना है, पर अभी तो हम स्टडी मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं. सब अपना स्टडी मटेरियल निकाल लें. ICAI का स्टडी मटेरियल के सेकंड वाले मॉड्यूल में 11th चैप्टर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन. तो आज हम समझने वाले हैं कि हायर परचेज क्या होता है. हायर परचेज को यदि हम ऐसे देखें तो किसी यदि बायर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि हायर परचेज क्या है, तो यदि आपके पास कोई आपको ऐसी चीज खरीदना है, ऐसी एसेट खरीदना है जिसको खरीदने के लिए आपके पास जितना भी उसका अमाउंट है, फुल अमाउंट पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप हायर परचेज में खरीद लीजिए या तो फिर आप इंस्टॉलमेंट सेल में खरीद लीजिए. तो भैया अब दोनों में अंतर क्या है, ये सब आगे आएंगी बातें. तो हम हायर परचेज को यदि समझे तो ये ऐसा होता है कि समझ लीजिए आपको कार खरीदनी है. आप कार खरीदनी है, आप गए वेंडर के पास. वेंडर मतलब दुकानदार, सेलर जो है उसको यहाँ पर वेंडर कहा है. आप गए वेंडर के पास और उससे कहे कि देखो भैया हमारे पास तो अभी 2 लाख रुपए ही हैं, तुम कार कितने की बताओ. अब कार थी 10 लाख की, तो देखिए 10 लाख की कार है, आपके पास है सिर्फ 2 लाख रुपए. तो अब आप उसको कैसे खरीदेंगे. तो आपके पास यदि ऑप्शन आप चूज करते हैं हायर परचेज, तो फिर उसका पेमेंट सिस्टम क्या होता है मैं बताती हूँ आपको. 10 लाख में से 2 लाख जो है वह आप अभी दे देंगे, और जो आप अभी दे रहे हैं उसको कहते हैं डाउन पेमेंट. क्या कहते हैं उसको? डाउन पेमेंट कहते हैं. डाउन पेमेंट मतलब कि जब आप सामने वाले के पास किसी चीज को खरीदने के लिए गए और आपको जो अभी तुरंत इनिशियल पेमेंट करना पड़ रहा है वो आपकी हुई डाउन पेमेंट. अब डाउन पेमेंट हम यहाँ पे सपोज 2 लाख करके मान के चल रहे हैं. ठीक है, वो हमारी बात पर मान गया, उसने हायर परचेज एग्रीमेंट लिखा और उसके बाद पेमेंट किया, बोल दिया. उसके बाद उसने हमको दे दिया गाड़ी की, ये भैया ले जाओ. तो गाड़ी किसकी हो गई. अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट आते हैं, एक तो पोजीशन, एक तो ओनरशिप. देखिए पोजीशन मतलब किसी भी चीज का आपके पास होना, ये होता है पोजीशन. ठीक है, तो पोजीशन मतलब आपके पास होना. जैसे सामने वाला, यदि आपके पड़ोस में लोग रहते हैं, उनके पास भैया उन्होंने कहा कि हमारी समझ लीजिए उनका डॉग है और वो कह के छोड़ के गए कि भैया हम घूमने जा रहे हैं, ये तुम रखो अपने पास, जब हम आएंगे हमें वापस दे देना. ये होता है पोजीशन. तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? नहीं. क्या आप वो मान लोगे कि वो कुत्ता आपका है? नहीं, वो कुत्ता आपका नहीं है, पर हाँ उसकी देखभाल करना है, ये आपका काम है. ये हो गया पोजीशन. आप उसको एग्जाम्पल को फुल्ली उसमें ना डालें क्योंकि ये वैसे हायर परचेज में सूट नहीं कर रहा है. मैं जस्ट पोजीशन समझाने वाली थी आपको, इसलिए बोली. तो पोजीशन मतलब होता है किसी भी चीज का आपके पास होना. और ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप मतलब होता है कि वो चीज आपकी ही है,
डिपेंड करता इस पे डिपेंड नहीं करता है कि जो आपकी असेट है वो किसके पास है, उससे ओनरशिप डिपेंड नहीं करती है। ओनरशिप डिपेंड करती है कि उसमें सारे राइट्स किसके हैं। अब वो कुत्ता आपके पास जो है, क्या आप उसको बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। तो आपके पास ओनरशिप है क्या? नहीं है, आपके पास सिर्फ उसका पोजीशन है। वैसे ही यहाँ पर हम देखें तो जो कार है, कार का पोजीशन ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेसर। हायर वेंडर मतलब कि वो व्यक्ति जिसने सेल किया है हायर एग्रीमेंट के थ्रू, हायर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू, और हायर परचेस मतलब वो व्यक्ति जिसने परचेस किया है हायर परचेस एग्रीमेंट के थ्रू। अब पोजीशन ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेसर, पर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है क्या? नहीं हुई है। अभी भी ओनरशिप किसके पास है? अभी ओनरशिप है हायर वेंडर के पास। तो अब ये ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? क्योंकि कुत्ते को तो वापस करना है पर गाड़ी को वापस नहीं करना, गाड़ी तो हमारी ही रहेगी। तो गाड़ी के केस में ये रहेगा, हायर परचेस के केस में, कि जो हायर वेंडर है वो आपको ओनरशिप जब ट्रांसफर करेगा जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे गाड़ी का। अब ये बात आई कि पूरा पेमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने कर दिया था डाउन पेमेंट। एक बार हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? और तो हमें करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कैसे होगा? तो वो हो सकता है मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो ईयरली भी हो सकता है। जैसा भी आपका हायर परचेस का एग्रीमेंट हो वैसा ही उसका पेमेंट हो सकता है। तो अब देखिए, दो बातें यहाँ पर फिर नई खड़ी हो गई कि भैया पेमेंट करना कितना रहेगा, कितना पेमेंट का अमाउंट रहेगा। तो देखिए, दो प्राइसेस होती हैं। एक होती है कैश प्राइस और एक होती है हायर परचेस प्राइस। देखिए, अभी कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस ये कौन सी नई चीज है? तो कैश प्राइस वो होती है कि जब आप सामने वाले के पास गए और आपने कहे कि हमको गाड़ी खरीदनी है, हम पैसे अभी दे रहे हैं आपको, तो वो आपको फुल अमाउंट बता देगा कि कितने रुपए की गाड़ी आएगी। अभी हम यहाँ पर 10 लाख ही मान के चल रहे कि कार हमें खरीदनी है, 10 लाख की कार आ रही है, तो कैश प्राइस हो जाएगी हमारी 10 लाख। ये हो गई हमारी 10 लाख की कैश प्राइस। अब बताइए, हायर परचेस प्राइस क्या हमारी 10 लाख के बराबर ही होगी, कैश प्राइस के बराबर होगी? तो नहीं। क्यों नहीं होगी बराबर? क्योंकि देखिए, एक तो टाइम फैक्टर है कि कैश प्राइस में आपको अभी इस साल इमीडिएटली हैंड टू हैंड पैसे मिल रहे हैं, पर क्या हायर परचेस प्राइस में मिल रहे हैं? नहीं। हायर परचेस प्राइस में पेमेंट कैसे होगा? हायर परचेस प्राइस में पेमेंट होगा, पहले होगा डाउन पेमेंट। देखिए, डाउन पेमेंट हम यहाँ पर केस में चल रहे हैं 2 लाख लेकर, तो ये 2 लाख रुपए का पेमेंट होगा आपका अभी मतलब कि अभी हम 0th ईयर, कौन सा ईयर है? 0। देखिए, 0 ईयर मतलब क्या होता है? अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ कि 0 ईयर मतलब कि अभी करेंटली आप तुरंत ही पेमेंट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग को हम 0th ईयर बोलते हैं, वो हम कल से बाद में समझेंगे। ठीक है, डाउन पेमेंट होगा एक बात। अब उसके बाद क्या होगी और फिर दूसरे पेमेंट कब होंगे? तो ये होंगे इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, बाकी के पेमेंट होंगे इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड होगा? तो देखिए, एक तो अपना 10 लाख में से 2 लाख चले गए, तो अभी 8 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होगा। और क्या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही लेंगे कि भैया हमने आज बेचे तो 10 लाख रुपए ले रहे हैं, और बाद में यदि हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू बेचे तो इंस्टॉलमेंट में पहले हमने डाउन पेमेंट ले ली 2 लाख का, और फिर 8 लाख हम 2 लाख करके 4 बार में क्या 8 लाख इकट्ठे करेंगे? नहीं, फिर ऐसे में तो घाटा हो जाएगा हायर परचेज वेंडर का। तो वो क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे। किस चीज में? इंस्टॉलमेंट में वो 2 चीज इंक्लूड करेंगे, एक तो प्रिंसिपल और एक तो इंटरेस्ट। देखिए, अब 2 चीज इसमें इंक्लूड होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट में तो हमारा 8 लाख रुपए है जो उसका वो डिवाइड करके 8 लाख रुपए को वो इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। लेट्स हैव द एग्जांपल कि 3 इंस्टॉलमेंट होगी।
तो अब देखिए, जो 3 इंस्टॉलमेंट में मैं यहाँ पर अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वो आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल में से वो कितना प्रिंसिपल पहले बाद में ये लेना चाहते हैं, वो सारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अभी हमने कौन कौन सी बातें देख ली हैं। हमने ये देख लिए हैं कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टाइमली कैसा होता है, पोजीशन के बारे में हम समझ चुके हैं, इंस्टॉलमेंट के बारे में समझ चुके हैं, डाउन पेमेंट के बारे में समझ चुके हैं, ओनरशिप के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, हायर वेंडर, हायर परचेजर और कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस, सबके बारे में हम यहाँ पर इस चार्ट में अभी समझ चुके हैं। ये सब आपकी स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 11.2 यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार आप इसको फिर रीड कर लेंगे बाद में, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और बची है अपनी, रीपोजीशन। देखिए, हायर परचेज में मैंने आपको अभी कही थी कि आप जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर। तो अब ये बताइए कि यदि हायर परचेजर के पास पैसे नहीं थे और वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया, जैसे 3 इंस्टॉलमेंट थी तो 3 में से वो किसी भी एक का पेमेंट, समझ लो सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट का ही पेमेंट नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा। तो देखिए, यदि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी नहीं कर पाता है हायर परचेजर, तो रीपोजीशन हो जाएगा। रीपोजीशन मतलब कि देखिए, अभी पोजीशन ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम वेंडर टू हायर परचेजर, अब रीपोजीशन हो जाएगा। हायर परचेज से असेट वापस चली जाएगी हायर वेंडर के पास, मतलब हमारी कार चली जाएगी वापस। तो फिर क्या, जो हमने पैसे दे चुके थे, जो हमने दे चुके हैं, डाउन पेमेंट हम दे चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं, तो क्या वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे? तो नहीं। देखिए, वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो वापस करे, फिर भी डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट कैसा है। पर यदि आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट नहीं किया, तो जितने आपने पैसे दे चुके हैं वो आपके गए। इसलिए रिकमेंड करूंगी मैं कि यदि आप हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू खरीद रहे हैं, तो देखिए पूरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करिए, तो बहुत घाटे में रहेंगे। चलिए, अब देखते हैं हम आगे का हमारा टॉपिक है असर्टेनमेंट ऑफ कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का कैलकुलेशन हमें करना सिखाएंगे अभी। तो देखिए, आप बोलेंगे अब कैश प्राइस हम आपको क्वेश्चन में पहले से ही दी रहेगी, क्योंकि देखिए अब पहले ही से सब बता ही रहता है कि ये चीज कितने में आ रही है। पर नहीं भैया, देखो आईसीआई ऐसा नहीं करता है। जो चीज नॉर्मली हमको पहले से पता रहती है रियल लाइफ में, आईसीआई वो हमसे ही निकलवाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। पर कैश प्राइस की निकालने की आवश्यकता क्यों है, तो रिक्वायरमेंट क्यों है कैश प्राइस निकालने की? इसका आंसर ये है कि जो हायर परचेसर रहेगा, मतलब जिसने गाड़ी खरीदी है, अब यदि कोई असेट आप खरीदते हैं तो वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं असेट को। तो असेट को यदि आप रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास 2 प्राइस है, एक तो कैश प्राइस है और एक तो हायर परचेज प्राइस है। तो हम कौन से वाले प्राइस में भैया उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी असेट को इनिशियल वैल्यू कौन सी में रिकॉर्ड करें? तो देखो, अभी तो हमने 2 लाख रुपए का पेमेंट करके आए हैं, बाद में फिर हम ये देंगे, तो फिर हमें तो अभी पता ही नहीं है कि हम कितने रुपए में हमारी असेट को करना पड़ेगा रिकॉर्ड। अब उसका रिकॉर्ड करके और भी क्या काम है उससे, कि उसमें हमको असेट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए असेट की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ऑफकोर्स यहाँ पर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ी होगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर जो असेट रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, वो करेंगे हम कैश प्राइस में, क्योंकि उसकी एक्चुअल प्राइस जो है उसी में करेंगे। यदि हम हायर परचेज प्राइस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी हो जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट में भी हो जाएगा। फिर जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा बेसिकली कहाँ आना चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस में, वो एक्सपेंसेस में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए अब हमारा ये फंडा क्लियर है कि हमको किस वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, कैश प्राइस में। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे कि हमको कैलकुलेशन कैसे करना है कैश प्राइस का। तो कैश प्राइस का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, ये हम बात देख लेते हैं पहले। देखिए, अब ये क्वेश्चन यदि आप एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसकी फिगर्स यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट आप निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, एज पर टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन। ठीक है, 70,000 डाउन का मतलब है यहाँ पर हमारी डाउन पेमेंट है। देखिए, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेती हूँ 0th ईयर का,
फिर यहाँ पर देखिए 3 ईयर का है, मैंने पढ़ी थी, देखो 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, ये 3 साल में पेमेंट है। यहाँ पर उसने लिखा है कि 70,000 डाउन पेमेंट करेंगे, तो 70,000 यदि डाउन पेमेंट करेंगे तो 70,000 का यहाँ पर डाउन पेमेंट किस ईयर में होगा? 0th ईयर में होगा। ठीक है, ये कौन सी पेमेंट है हमारी? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है हमारी 70,000, हम यहाँ पे करेंगे 0th ईयर में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में 53,000 है। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में वो बोल रहा है 49,000 है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में वो कह रहा है 55,000 है। और क्वेश्चन में आखिरी में लिखा इंटरेस्ट इज चार्ज विद द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैसा है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब दो चीज हम समझ लेते हैं एक बार। पहली तो ये कि ये जो बोल रहा है क्वेश्चन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये क्या होता है? देखिए डाउन पेमेंट तो हम समझ गए कि 0th ईयर में करना है। 0th ईयर मतलब कि करंटली अभी मिलेगा हमको। ठीक है, 0th ईयर इसलिए भी हमने कहे हैं कि क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है हमको उसको 0th ईयर में लाना है यदि हमको कैश प्राइस निकालना है। ये सारी फ्यूचर वैल्यूज हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। हमको 11th 12th में पढ़ाते हैं, 10th तक भी पढ़ाते हैं और सीपीटी में भी हमको आता है फ्यूचर वैल्यूज से प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो जब हम कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी फ्यूचर वैल्यूज हो गई 3 और इन सबको हम इस रेट से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए 0th ईयर में लाएंगे। तो अब जो फर्स्ट ईयर है उसने कहा कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 53,000 है। तो अब हम ये समझ रहे थे कि ये एंड ऑफ द ईयर क्या होता है। यदि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है इसका मतलब की है वो हमको यहाँ पर मिली है। जिस साल हमने शुरुआत में खरीदे थे वहां ना मिलकर उस साल के आखिरी में मिली है। तो हमको 1 साल की डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 साल की डिस्काउंटिंग करके हम वापस कहाँ आ जाएंगे? 0th ईयर में, मतलब कि हमारी करंट प्राइस आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब हमको सेकेंड ईयर में बोला है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है, तो पहले हम उसको 1 साल कम करेंगे तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आएगी, फिर 1 साल और कम करेंगे तो हमको बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाएगी। अब यदि क्वेश्चन हमको बोलता एंड ऑफ द ईयर नहीं बोलता, वो बोलता बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यदि वो हमसे कहता कि ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मिलेगी, जो हमको सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मिलेगी और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 4th ईयर के बिगिनिंग में मिलेगी, तो क्या हमारा जो हम अभी समझ रहे हैं वैसे का वैसे ही कंसेप्ट रहता? तो हाँ, वैसा ही रहता। देखिए इस ईयर में, मतलब कि इस ईयर के फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग, मतलब कि क्या 31 मार्च और 1 अप्रैल, एक दिन वो हम इसको गिन रहे हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 1 अप्रैल को हम एक ही मानते हैं और यदि हमको 1 अप्रैल को मिलेगी सेकेंड ईयर के, तो हम उसको यही मानेंगे कि वो 31 मार्च को मिल रही है फर्स्ट ईयर के। मतलब कि जो बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर है विल बी इक्वल टू एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये मैं समझा दी। यदि कुछ फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा कैलकुलेशन दिया है ICAI ने, वो मॉड्यूल में हमारा कैलकुलेशन जो रिवर्स कैलकुलेशन है, उन्होंने पहले थर्ड ईयर की प्राइस को सेकेंड ईयर में लाए, तो इसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो निकल गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने 0 ईयर में लाए हैं। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली हमसे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस ऑफ ट्रक एंड द इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। वो ये पूछ रहे हैं कि ईच इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है। हर ईयर का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना है हमको। यदि हम इसको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से करते हैं तो हम नॉर्मली डिस्काउंट करके लाके कैश प्राइस, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी कैलकुलेटर में एक ही बार। पर हमको यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी निकालना है कि हमारा फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है, सेकंड में कितना है और थर्ड में कितना है। इसलिए हम जैसा ICAI ने करिए रिवर्स कैलकुलेशन, पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करिए, वैसा ही करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देख लीजिए यहाँ पर
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट की रेट क्या है 10%, 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी होगी 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10। तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1 10 मीन्स 0 से 0 गया। अब अपना ये बचा कितना 1 डिवाइडेड बाय 11। ये किसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला है हमारा। इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला बताया गया है। वो कैसा, उसका कैलकुलेशन कैसा है, बस हम नॉर्मली ये समझे, जैसे हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो समझ लीजिए ये जो हमारी अभी हम 53,000 को समझे, तो जैसे 53,000 जो ये वाला अमाउंट है हमारा, इसको यहाँ पर पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें 10% का हमारा 10% पर एनम का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये हमारा प्राइस कितना परसेंट हुआ 110%। तो यदि हम इसको 100% में निकालना है कि 100% कितना था, तो क्या करते हैं नॉर्मली 53,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, ये या फिर नॉर्मली अपन कहें तो 53,000 डिवाइडेड बाय 110%। तो उससे हमारा जो करंट 0 ईयर का प्राइस है वो निकल जाएगा। वैसे ही इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप समझे और इंटरेस्ट में हमारा ऐसे कैलकुलेशन होगा। अब देखिए ये थर्ड ईयर का हम पहले देखते हैं 55,000। 55,000 में यदि हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 डिवाइडेड बाय 11 तो हमारा अमाउंट आएगा यहाँ पर 55,000 कैलकुलेटर में रखे मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे आ जा रहा है हमारा 5,000। कितना आ जा रहा है 5,000। देखिए ये 5,000 का अमाउंट किस चीज का हो गया, हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। ठीक है, ये 5,000। अब इस 55,000 में से 5,000 हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000।